हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे यहाँ पे आपकी यूपी पीटी 2025 की जो तैयारी है आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। सुबह 10 बजे मॉर्निंग में आपको देखने को मिलती है रीजनिंग और मैथ्स मैथ्स की जो क्लास है। दोपहर को आपको 3 बजे देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लास है जनरल अवेयरनेस के साथ, आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा साथियों। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसी लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों समुद्रगुप्त को। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर है। समुद्रगुप्त जो है गुप्त राजवंश का चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ठीक है। वह भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायक में से एक माना जाता था। समुद्रगुप्त जो है गुप्त राजवंश का तीसरा शासक था, और उसका शासनकाल जो है भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। ठीक है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला का संरक्षक था। क्लियर सभी को। चलिए, अ, समुद्रगुप्त को जो है प्राचीन काल में भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था, बताइए। गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महमूद गजनवी ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्व सहित धातु कर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे रिक्त स्थान कहा जाता है, क्या बताइए। सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातु कर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका मुद्रा शास्त्र। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह एवं उसके अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है। मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृति को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम है। ठीक है। मुद्राओं की धातु शिल्प और प्रतीकों के माध्यम से उनका काल और मूल्य निर्धारण किया जाता है, तथा उनके सूक्ष्म अध्ययन से उस समय के समाज की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था को जो है जाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट है। में जो है 1700 से बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। ठीक है। बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, हमें ये बताना है ना। तो देखिए, कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी, ये तो सही कथन है। गांव में रैयत जिम्मेदारों को किराया देते थे, ये भी आपका सही कथन है। जोतदार और अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे, ये भी आपका सही कथन है। रैयत गांव में राजस्व यानी कि जमा को बांटते थे, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। डी वाला कथन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में। रैयत जो है गांव में राजस्व मांग यानी कि जमा को जो है बांटते थे, ये वाला कथन जो दिया गया है बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार, ये वाला कथन आपका असत्य हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 5वां नंबर, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था, बताइए। लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति का उपयोग क्यों किया था, इसका रीजन क्या था। तो इसका रीजन था साथियों झांसी
राज्य को हड़पने के लिए, ठीक है, झांसी राज्य को हड़पने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, है आपका छठा नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका एक वास्तविक खाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, वास्तविक खाता वह सामान्य वही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। बताइए। तो देखिए, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो दिल्ली भारत की नई नई राजधानी बनी गई थी आपकी 1911 में, सही है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लाट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में, ये भी सही है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की थी, ये वाला आपका रॉन्ग कथन है। क्लियर। होम रूल लीग यानी कि गृह शासन लीग यानी गृह नियम लीग की स्थापना आपकी अप्रैल 1916 में हुई थी। ठीक है, 1914 में नहीं हुई थी। तिलक ने तथा सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी मिलकर। ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में जो इस्तीफा दिया था 1939 में, ये भी आपका राइट कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, घटना और उसकी तारीख का संबंध आपका गलत है। 8वां नंबर, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 24 समय क्षेत्रों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। संपूर्ण विश्व को जो है 24 समय क्षेत्रों में जो है बांटा गया है तथा प्रत्येक समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन का मान जो है 15 डिग्री या 1 घंटा होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक समय क्षेत्र बदलने पर समय में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। बताइए, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। तो भारत का मानक समय मेरिडियन आपका जो है 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा आपका 82 डिग्री 30 ईस्ट पूर्वी देशांतर रेखा है जो 5 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों माउंट नागा टिब्बा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू तथा नंगा पर्वत जो है तीनों ही महान हिमालय यानी कि हिमाद्री का जो है भाग है, जबकि नागा टिब्बा जो है शिवालिक का भाग है। ठीक है, क्लियर सभी को। ये जो है किसका भाग है, तो आपका शिवालिक का भाग है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की अगर बात की जाएगी तो आपकी उलर झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। जम्मू कश्मीर स्थित उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में झेलम नदी गिरती है इसमें। ठीक है, इस झील में जो है झेलम नदी गिरती है, आके मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती। बताइए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा। इसका कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है, अर्थात उत्तर प्रदेश से जो है यह
नहीं गुजरती, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 13 नंबर प्रश्न। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा माउंट कंचनजंगा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हिमालय का सबसे बड़ा आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, उसका K2 हो जाएगा और उसका कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है, तीसरे पे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर हो जाए, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा आपकी जो है यहाँ पे काली मिट्टी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यह मिट्टी महाराष्ट्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक यानी कि प्रजाति, वह जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, इसका उदाहरण नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गाय, ठीक है। गाय जो है पूरे भारत में पाई जाती है, ठीक है। भारत में एक सिंगा गैंडा, बंगाल टाइगर तथा मिथुन एडेमिक स्पीशीज है, जबकि गाय आपका इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है गाय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है जोसेफ स्टॉनलिन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस के संविधान से अपनाया गया है। रूस में पंचवर्षीय योजना को जोसेफ स्टॉनलिन ने लागू किया था। भारत में अभी तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी वर्ष 1951 में हैरेड हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर प्रश्न, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, वह क्या कहलाती है? तो वह आपकी जो है गरीबी रेखा कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है, ठीक है। गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा है जो गरीब के ऊपर से और अमीर के नीचे से निकलती है, ठीक है। यह परिभाषा किसी भी मायने में सैद्धांतिक न हो, परंतु व्यवहारिक और जमीनी परिभाषा इससे अलग नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। इसके बाद इस अधिनियम में जो है 1991 तथा 1993 में संशोधन किए गए थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, यहाँ पे एनफील्ड के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को जो है एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों के उपयोग पर आपत्ति थी, जिसका कारण गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के साथ जो है एनफील्ड राइफलों को लादना था, जिससे हिंदू व मुसलमान दोनों को धर्म भ्रष्ट होने का भय था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 7वां नंबर, खुदीराम बोस को जो है ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट रिक्त स्थान की हत्या के प्रयास के लिए जो है फांसी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किंग्सफोर्ड की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर से को खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। उस समय उनकी उम्र महज जो 18 साल की थी, ठीक है। 11 अगस्त 1908 को उन्हें जो है मुजफ्फरपुर जेल में जो है फांसी दे दी गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? बताइए, किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाधिवक्ता की। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर, महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति जो है उस राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है।
तो ऐसा आपका केवल एक राज्य है, केरल राज्य। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, केरल राज्य जो है देश का पहला ऐसा देश है जिसमें जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास आपका बैंक अकाउंट है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 23 नंबर उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को रिक्त स्थान संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो है जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो आपका राइट आंसर आप साथियों 101वें संविधान के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जो है जीएसटी कानून का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन आपका वर्ष 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को? डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीश होता है। क्लियर है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को जो है किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था पहले दिन की क्लास में, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को जो है श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था तथा भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 26वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर करें। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट रिक्त स्थान धड़कन के बीच होती है। कितने धड़कन के बीच होती है? तो आपका राइट आंसर हो सकती है 60 से 75 धड़कन के बीच होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर सामान्यतः जो है 60 तथा 75 धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। चलिए 26 हो गया, 27 है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सो इसके वो प्लास्टिक जो एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकती उसे आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर सो को। चलिए अगला आपका 28 है। 28वां प्रश्न, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 मिनट 1 से रिक्त स्थान मूत्र जो है विसर्जित करता है। लीटर में कितना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 1.8 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक वयस्क एक दिन में सामान्यतः जो 1 से 1.8 लीटर जो है मूत्र का विसर्जन कर देता है। क्लियर सबको इसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 29 है। 29वां प्रश्न, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डोइज एंड डेम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, डोइज एंड डेम को जो है वर्ष 1943 में विटामिन के की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विटामिन के को जो है नेप्थोनिनॉन भी कहा जाता है। चलिए अगला आपका 30वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो पीला केक जो है आपका यूरेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्यूटर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है। तो आपका जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में दिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।